नमस्कार। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने आपको प्रियम्बल के विषय में जानकारी दी, उससे संबंधित मूल बातें जो थी उन सभी बातों पर हमने संक्षेप में आपको जानकारी दे दी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रियम्बल क्या होती है? प्रियम्बल एक संक्षिप्त विवरण है या समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसे आत्मा, कुंजी, परिचय पत्र, दर्शन आदि नामों से जाना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिकन संविधान से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई। इसके बाद हमने बताया था प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके आगे हम चर्चा करते हैं। अब आज की क्लास में हम जो प्रस्तावना के मूल शब्द हैं उन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता या संप्रभु। बात यह है कि प्रियम्बल कहती है कि भारत एक संप्रभु या संप्रभुतावान राज्य है। क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत संप्रभु राज्य है। अब देखिए, संप्रभु राज्य अगर भारत है तो इसका मतलब क्या है? क्यों प्रियम्बल ये कहती है कि भारत एक संप्रभु या संप्रभुतावान राज्य है? देखिए, संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु या संप्रभुता, इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब यह होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो होती है वो क्या कहलाती है? संप्रभुता। यानी जो डिसीजन की पावर है वो सॉवरेनिटी कहलाती है या संप्रभुता कहलाती है। अब देखिए, डिसीजन दो तरह से ले आते हैं। एक होता है आंतरिक मामले, एक होता है बाह्य मामले। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में दोनों में जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में दोनों में जब राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, जब राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो हम क्या कहते हैं? राज्य क्या है? राज्य संप्रभु। क्या है? राज्य संप्रभु। संप्रभुता, राज्य में क्या है? संप्रभु है या संप्रभुता। कहने का मतलब कोई भी राज्य जब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी ये पावर केवल और केवल उसके पास होती है, तो ऐसे राज्य को हम संप्रभु या संप्रभुतावान स्टेट या राज्य कहते हैं। जैसे कि भारत एक संप्रभु राज्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रियम्बल भी बात कहती है। क्यों? क्योंकि भारत में इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने की पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है, भारत सरकार के पास है। फॉर एग्जांपल, रूस के साथ या इजराइल के साथ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि अभी देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल के पास में प्रॉब्लम चल रही है। अब भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि वो किस तरह अपना स्टेटमेंट देगी। रूस से
कच्चा तेल खरीदना है या उस पे आपको कुछ सैंक्शन लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, चाइना के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, भारत के राज्य का विभाजन होगा या नहीं होगा, कैसे यहाँ की पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, ये सारे निर्णय भारत सरकार के हैं, ना कि किसी और राज्य के प्रभाव में। जैसे आप 1947 से पहले देखिए, 1947 से पहले जब भारत में किसी भी निर्णय की बात होती थी तो निर्णय कौन लेता? ब्रिटिश पार्लियामेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत को जाना है या नहीं जाना है, किसने निर्णय लिया? ब्रिटिश संसद ने लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना है या नहीं जाना, ब्रिटिश संसद ने लिया। क्योंकि तब हमारे चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सारे डिसीजन किसके हाथ में? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। लेकिन आजादी के बाद ये सारी शक्तियां किसे दी गई? भारत में ही निहित है। तो जब भी कोई राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, ऐसे राज्य को संप्रभु या संप्रभुतावान राज्य हम कहते हैं, सॉवरेन स्टेट कहते हैं। और भारत ऐसा ही देश है, आंतरिक हो चाहे बाह्य मामले हो, दोनों मामलों में डिसीजन भारत स्वयं लेते हैं। तो प्रेमबल कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुतावान राज्य बनाएंगे। तो ये बात पहली बात कही गई है। तो संप्रभु या संप्रभुता का बस इतना सा बच्चा अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ ये है कि राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कोई भी राज्य जब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है तो ऐसे राज्य को हम संप्रभु या संप्रभुतावान कहते हैं। और भारत है तो भारत कैसा है? भारत एक संप्रभु राज्य है। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। इतनी बात क्लियर हुई? ये पहला शब्द था। अब देखिए दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है आपका समाज। चलिए दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। समाज। प्रस्तावना में एक शब्द आया है समाज, सोशलिस्ट। ये शब्द प्रस्तावना में। अब पहले बात तो ये को जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, यानी ओरिजिनल जो प्रियम्बल हमारी बनी 1949 में, जिस संविधान को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया था, वहां पर क्या किया गया था? उसमें ये शब्द इंट्रोड्यूस नहीं किया गया जिसे हम क्या कहते हैं? सॉवरेन या जिसे हम सोशलिस्ट या समाजवादी कहते हैं। क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए इस शब्द को पहली बार जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 1976 में इस शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया। पहली बार ये शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट के बारे में। अब बात है सोशलिस्ट का मतलब क्या? सोशलिस्ट का मतलब देखिए क्या होता है कि जो राज्य में सोर्स होते हैं, किसी राज्य में दो लोग काम करते हैं। बात करते हैं कि दो चीजें हैं, राज्य में दो तरह की चीजें चलती। देखिए एक होता है आपका प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ये दो सेक्टर मौजूद होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए जब भी कोई राज्य में प्राइवेट सेक्टर होगा केवल, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी इकोनॉमी या पूंजीवादी कैपिटलिस्ट स्टेट कहते हैं। जहां पर इसका मतलब क्या होता है कि
निजी सोर्स का मतलब होता है कि जब भी जो संसाधन होंगे, संसाधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होगा। यानी जितने भी राज्य में संसाधन होंगे उन सभी संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति, सबकी अपनी अपनी निजी प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उसका मालिकाना हक, ओनरशिप किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास होगी। इसे कहते हैं निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? संसाधन पर राज्य का स्वामित्व होगा। क्या होगा? स्वामित्व होगा। यानी जितने भी संसाधन उस राज्य में मौजूद हैं उस पर सभी पर किसकी ओनरशिप होगी? राज्य की ओनर। ऐसी इकोनॉमी को हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि रशिया या चाइना। अब भारत में क्या है? भारत में दोनों का मिला जुला स्वरूप है। यानी अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात करें, देश की बात करें अपने, तो यहां पर क्या है? यहां पर दोनों चीजें हैं, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों जब किसी राज्य में होते हैं तो इसे हम कहते हैं समाजवाद। लेकिन झुकाव हमेशा किसकी ओर होता है? पब्लिक सेक्टर की ओर होता है। जैसे मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है हमारा समाजवाद। भारतीय समाजवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का समाजवाद। यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ को कमाना। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं इनका काम क्या होता है? लाभ। और इनका काम क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर होते हैं इनका काम होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। पब्लिक सेक्टर का काम होता है सामाजिक कल्याण और प्राइवेट सेक्टर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। जैसे आप देखिए, दोनों चीज आपको मिलेगी। आपको प्राइवेट कैब भी मिल जाएगी और सरकारी बस भी मिल जाएगी। आपको वैक्सीन फ्री में मिली है सरकार के द्वारा। आपको वैक्सीन बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया, आपने नहीं किया, क्योंकि सरकार सोशल वेलफेयर में काम करती है और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट जनरेट में काम करते हैं। ये शब्द पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया कहां पर? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। समाजवादी का अर्थ इतना है कि राज्य में दोनों सेक्टर होंगे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इसे हम समाजवादी कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये है हमारा समाज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो है बच्चा वो है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। देखिए, आपको पहली बात तो ये समझिए कि ये जो शब्द है ये शब्द कब जोड़ा गया? ये शब्द हमारी मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं है।
हालांकि हमारे संविधान निर्माणकर्ता वो चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए, इसीलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की मूल अधिकार दिए, जिसे हम रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द है, ये प्रियम्बल में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। इससे पहले ये शब्द नहीं है, लेकिन संविधान के निर्माणकर्ता ये बात चाहते थे कि हमारे देश का नेचर हमेशा एक सेकुलर जैसा रहे, तो उन्होंने 25 से लेकर 28 तक की सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। लेकिन जब 46 में इसको जोड़ दिया गया, इस शब्द का मतलब क्या है? अगर हम बात करें इस शब्द के अर्थ, तो इस शब्द का अर्थ देखिए क्या है। राज्य किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा, इसका मतलब यह, या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, राज्य किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। यानी राज्य एक न्यूट्रल जोन में रहेगा, उदासीन रहेगा। राज्य और धर्म दोनों अलग अलग कार्य करेंगे। ना राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ना ही धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि राज्य किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। अगर तीसरा शब्द में समझना चाहते हैं तो यह है राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। ये तीन बातें इसमें साफ साफ कही गई हैं। राज्य किसी धर्म का पालन नहीं करेगा, राज्य किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। ये तीन बातें आप समझिए, या एक लाइन में समझिए सीधी सी बात कि राज्य स्टेट हमेशा उदासीन होगा। वो ना किसी धर्म का पालन की बात करेगा, न किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी उसके दृष्टिकोण में सभी धर्म क्या है, समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यदि बात समझ में, तो यहां पर तीन शब्दों को हमने जाना। पहले संप्रभु को बारे में जाना, संप्रभु या संप्रभुता के विषय में जाना। दूसरा हमने जाना समाजवादी या सोशलिस्ट के विषय में। तीसरा हमने जाना आपका पंथ निरपेक्ष। अब चौथा शब्द आता है रिपब्लिक। आपने सुना होगा इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, गणतंत्र।
आपने सुना होगा कि भारत क्या है, रिपब्लिक है, गणतंत्र। अब गणतंत्र क्या है इसको समझिएगा। देखिए, संसदीय व्यवस्था की बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भारत का संविधान कैसा व्यवस्था करता है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में अगर हम बात करें राज्य के प्रमुख की, राज्य का मुखिया या प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, यहां पर दो तरह के सिस्टम चलते हैं। अगर राज्य का मुखिया वंशानुगत है, और दूसरा है वंशानुगत नहीं है, ये दो चीजें, राज्य का मुखिया वंशानुगत है या वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत हेरिडिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो अगला व्यक्ति आएगा वो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसके और उसके बीच में एक ब्लड रिलेशन होगा। वो उसका पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी, यानी उनके बीच में आपको एक ब्लड रिलेशन हमेशा मिलेगा। इसे कहते हैं वंश का शासन। जब किसी में ब्लड का रिलेशन लगातार नहीं मिलता तो उसे कहते हैं वंशानुगत नहीं है। जब कहीं पर आपको वंशानुगत दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये है मोनार्की, राजतंत्र। ऐसा शासन बोला जाता है राजतंत्र या मोनार्की। भारत में ऐसा नहीं है। जब भी हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का मुखिया वंशानुगत नहीं होता है तब ऐसे राज्य को हम कहते हैं रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या है भाई, गणतंत्र का मतलब ये है राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। या दूसरी बात करें, राज्य में वंशानुगत शासन नहीं है। या तीसरी लाइन पे है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। तीन बातें आपको देखने को मिलेंगी। राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं है, मतलब नए वाले हेड में और पुराने वाले हेड में या पुराने आने वाले, यानी पास्ट में जो प्रमुख था, वर्तमान में जो प्रमुख है और जो भविष्य में आएगा, तीनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं। अगली बात है, तो ब्लड रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ, ब्लड रिलेशन का जो ना के बराबर मान के चलिए नहीं होता है, लेकिन अगर है तो वो निर्वाचित होने की प्रक्रिया के माध्यम से। वंशानुगत शासन का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो वंश के आधार पे नहीं है और किसी माध्यम से आ सकता है, वंश के आधार पे नहीं आएगा। तो भारत में ये तीनों चीजें हैं। भाई, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति क्या है, क्या नया वाला राष्ट्रपति या पुराने वाले राष्ट्रपति में या भविष्य में जो आएगा उस राष्ट्रपति में क्या कोई वंश है, नहीं है ना। हम कैसे निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें लाते हैं। तो ऐसा राज्य जिसका हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होता है उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मानते हैं रिपब्लिक या गणतंत्र। निर्वाचन कई तरह से हो सकता है, डायरेक्ट कर लो, इनडायरेक्ट कर लो, या कोई पार्टी कर ले, किसी भी तरीके से। तो हम कह सकते हैं भारत क्या है, भारत एक
भारत एक भारत एक गणतंत्र राज्य है। भारत एक क्या है? गणतंत्र राज्य। कितनी बात समझ आई? तो कहते हैं ना, इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है। क्यों रिपब्लिक स्टेट है? क्योंकि भारत का हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होता है, ना कि वंश के आधार पर। कितनी बात समझ में आई? अब इसके बाद जो शब्द है हमारा, वो है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक का अर्थ देखो क्या? लोकतांत्रिक का अर्थ होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट का अर्थ ये होता है कि जनता का शासन। जनता का जनता का शासन, यानी लोकतंत्र का मतलब लोक माने जनता, तंत्र मतलब शासन। जनता का शासन ही लोकतंत्र है और भारत में जनता का ही शासन है। लेकिन जनता शासन करेगी कैसे? देखिए, अगर हम शासन की बात करें तो जनता सबसे ऊपर। जनता क्या करती है? निर्वाचन के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि जो होता है, ये क्या करता है? तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको जनता का शासन, या दूसरे शब्दों में जनता के प्रतिनिधि का शासन। जनता का शासन या दूसरे शब्दों में जनता के प्रतिनिधि का शासन। देखिए, इतनी बड़ी जनता शासन कैसे करेगी? शासन के लिए एक कमांड, एक सेंटर होना चाहिए जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सके। सबके पास पावर है, लेकिन उस पावर को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी तो वो सही से काम करेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जनता निर्वाचन के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले और अपनी पावर ट्रांसफर करे रिप्रेजेंटेटिव को। निर्वाचन के द्वारा क्या करती है जनता? अपनी शक्ति देखो किसके पास है। अगर हम पावर की बात करें तो शक्ति किसके पास है? जनता के पास। और ये शक्ति क्या कर रही है? अपनी पावर शक्ति को ट्रांसफर कर रही है। किसको? प्रतिनिधि को। तो जनता के पास तो शक्ति है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? उन शक्तियों का प्रयोग उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसका प्रतिनिधि करता है। जब जनता शासन करती है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या सरकार को चलाने में अहम रोल प्ले करती है, तो उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य या डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। अब भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि चुनाव के द्वारा आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है। अब अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है, इसके दो स्वरूप देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, और एक मिलेगा अप्रत्यक्ष। इसके दो स्वरूप मिलेंगे देखने को, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, लोकतंत्र का मतलब जनता यानी प्रतिनिधि,
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर देखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता विधि निर्माण विधि निर्माण और शासन में भाग लेती है। कैसे? जनमत संग्रह, वापस बुलाने का अधिकार, आदि। यानी अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ऐसे लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती है शासन में, कानून निर्माण में। जैसे रेफरेंडम, हमें कौन सा कानून चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, इस पर डिसीजन कौन लेगी? जनता लेगी, वोटिंग के माध्यम से। अगर वो किसी कानून के पक्ष में वोट कर देगी तो पार्लियामेंट उसका कानून बना देगा, अगर किसी कानून के विरोध में वोटिंग कर देगी तो पार्लियामेंट उस कानून को रिपील कर देगा, निरस्त कर देगा। फिर जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है उस प्रतिनिधि पर उसका कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। कैसे? वो अगर प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो जब चाहे वो उसे क्या कर सकता है? वापस बुला लेता है, और इसे कहते हैं वापस बुलाने का अधिकार। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्विट्जरलैंड का डेमोक्रेसी या स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? विधि निर्माण एवं शासन की सभी शक्तियां का प्रयोग प्रतिनिधि करता। कहने का मतलब है कि एक बार जनता के द्वारा अपनी शक्ति ट्रांसफर कर दी गई अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो एक निश्चित समय से पहले जनता उससे अपनी शक्ति वापस नहीं ले सकती। अब सारे निर्णय, सारी शासन व्यवस्था के चीजों को वो प्रतिनिधि देखेगा, ना कि जनता देखेगी। तो इस प्रकार से दो हैं, इसका एग्जाम्पल है भारत। हमारे देश में जो लोकतंत्र है बेटा वो कैसा है? इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आपने समाजवादी के विषय में जाना, आपने गणतंत्र के विषय में जाना, आपने कई चीजों के विषय में जाना है। अब इसके बाद हम कुछ और शब्दों की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रस्तावना हमें और क्या? प्रस्तावना हमें तीन उद्देश्य देती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य बताते हैं। क्या है? स्वतंत्रता, न्याय, समता। ये तीन प्रकार की चीजें हैं जो प्रस्तावना के मूल उद्देश्य हैं, संविधान के मूल उद्देश्य जो प्रस्तावना बताते हैं। अब कितने तरह की स्वतंत्रता देते हैं? अगर हम बात करें प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता है?
स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता है? तो प्रस्तावना में बेटा पांच प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 टाइप। कौन कौन सी? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, उपासना और विश्वास। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रस्तावना में बताई गई है कि वो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता देना चाहता है या देगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उदाहरण के लिए आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, यहां पर भी आपको क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दी गई है। इसमें क्या दिया गया? स्वतंत्रता दी गई। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में आपको मिल जाएगा क्या? आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। सारी स्वतंत्रताएं आपको यहां पर दी गई है। इसके बाद एक और आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ये संविधान में आपको क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से संविधान में स्वतंत्रता की जो बात की गई है, इसमें आपको स्वतंत्रता दी जाती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, जिसका एग्जाम्पल है आप मूल अधिकारों में देखिए 19 से 22 तक। उसके बाद आपका 25 से 28 स्वतंत्रता ही दी गई है। चलिए अगला देखिए क्या है? समता। समता का मतलब होता है कि सबके साथ समान नहीं, जो कमजोर है उसके साथ थोड़ा सा हमें वो करना है, समता। देखिए कितने प्रकार की समता हमें संविधान में दी गई, प्रस्तावना बताती है 3 प्रकार। 3 प्रकार का न्याय समता, 2 प्रकार, 2 प्रकार। कौन सी? एक है अवसर और दूसरा है प्रतिष्ठा। ये 2 प्रकार की समता का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना 2 प्रकार की इक्वलिटी यानी समता के विषय में बताती है। एक अवसर है और दूसरा आपका क्या है? दूसरा प्रतिष्ठा यानी स्टेटस है। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, अवसर की समता, अवसर की समता का अधिकार। ये 2 प्रकार की समता दी गई। आप अगर मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकारों में समता दी गई है, जैसे विधि के समक्ष समता, या सीधा सीधा बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। ये तो पूरा अधिकार ही दे दिया गया, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो जो प्रस्तावना कह रही है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा प्रस्तावना जो संविधान में देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी वाला जो उसमें दिया गया है वो दिया गया है न्याय। तो प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय आपको देना चाहती है? 3 प्रकार।
तीन प्रकार का न्याय प्रस्तावना आपको देती है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन प्रकार का न्याय प्रस्तावना आपको देती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जैसे आप देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। जैसे आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, ये सामाजिक न्याय है। इसके बाद आर्थिक न्याय में देखिए क्या है। आर्थिक न्याय में सभी को समान अवसर देंगे आप कि वो अपनी जीविका चला सके। राजनीतिक न्याय में सभी को वोट देने का अधिकार या अपने सत्ता को या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार या सरकार में शामिल होने का अधिकार, इन सभी अधिकारों को समान रूप से दिया जाता है। ये बात आपको प्रियम्बल बताती है। तीन चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। बंधुत्व की बात करें तो सभी लोग जो है आपस में कैसे रहे, भाईचारे की भावना। अगर हम बात करें अगला बंधुत्व, बंधुत्व की बात भी प्रियम्बल में जो की गई है, इसका मतलब है भाईचारे की भावना। भाईचारा यानी सभी लोग आपस में कैसे रहें, प्रेम से रहें, आपस में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। भाईचारा, सभी लोग आपस में कैसे रहें, प्रेम से रहे, देश में कभी भी कोई समस्या ना आए। और अंतिम है अखंडता। देश का कभी भी विखंडन नहीं, यानी देश आपके विचारों के माध्यम से कभी भी विघटित ना हो। जैसे देखिए 47 में हम लोग का बंटवारा हो चुका था, एक विचारधारा अलग हो गई, एक विचारधारा में अलग कर रहे, तो दो तरह से विभाजन हो चुका है। तो ऐसा कभी भी भविष्य में स्थिति ना आए कि कभी भारत का दोबारा विभाजन हो। इसलिए कहता अखंडता को बनाए रखे। हम लोगों में बहुत सी असमानताएं हैं, भारत विविधता का देश है, फिर भी हम लोग भाईचारे के साथ इस देश की अखंडता को सदैव बनाए रखेंगे। ये बात हमारी प्रियम्बल बताती है। तो इस प्रकार से आज ये क्लास में हमने पूरा का पूरा प्रियम्बल के बारे में पढ़ा। प्रियम्बल की पहले पार्ट में हमने प्रियम्बल की मूल चीजों को बताया, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं उनके विषय में जानकारी दी। आज ये टॉपिक इस क्लास में पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।